इंस्पेक्टर विवेक ने कुएं के पास मिले सारे सामान को इकट्ठा करके मक्का और मूर्ति को दे दिया और बोला, लगता है पुजारी जी फंस गए हैं, क्या कहते हो मक्का? मक्का ने जवाब दिया, साहब लग तो ऐसा ही रहा है, पुजारी जी की लुटिया डूबने वाली है। चलो मक्का, कल सुबह सबसे पहले पुजारी जी को घेरा जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, चलो चले अब। कहते इंस्पेक्टर, मक्का और मूर्ति तीनों वहां से सारे सबूत लेकर चले गए। इधर महादेव और मनवा पुजारी जी को लेकर सीधा हवेली पहुंच गए थे। डर से पुजारी जी की हालत बहुत पतली लग रही थी। महादेव भागते हुए सुमेर के कमरे में पहुंचा और बोला, मालिक पुजारी जी आए और आपसे बात करना चाहते हैं। महादेव की बात सुनकर सुमेर खुद से बोला, पुजारी जी इस वक्त लगता है काम हो गया। सुमेर ने मेहमानों के कमरे की तरफ चलते हुए महादेव से पूछा, पुजारी जी जिस काम के लिए गए थे वो काम हो गया? लेकिन महादेव ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल इतना बोला, आप चलकर खुद देख लीजिए छोटे मालिक, वो कुछ घबराए हुए से लग रहे हैं। सुमेर महादेव के साथ जैसे ही मेहमानों वाले कमरे में गया तो उसने देखा पुजारी जी कंबल ओढ़े बैठे हैं और थर थर कांप रहे हैं। पुजारी जी की यह हालत देखकर सुमेर हैरान परेशान हो गया। वो जल्दी से उनके पास गया और उसने पुजारी जी के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, वो चौंकते हुए बोले, तू हट। सुमेर ने पुजारी जी को संभालते हुए कहा, पुजारी जी क्या बात है? ये मैं हूँ सुमेर, क्या हो गया आपको? आप इतना कांप क्यों रहे हैं? सुमेर की आवाज से पुजारी जी को थोड़ी सी तसल्ली हुई और वो राहत की सांस लेते हुए बोले, सुमेर बाबू आप बैठिए यहाँ। सुमेर ने देखा कि पुजारी जी थोड़े से शांत हुए हैं, तब सुमेर ने आराम से पूछा, आप तो उस कुएं पर विधि करने गए थे ना, क्या हुआ? आपकी ये हालत कैसे हो गई? सुमेर के इतना पूछते ही पुजारी जी ने एक लंबी सांस ली और एक सांस में सारी बातें सुमेर को बताई, जो भी उनके साथ कुएं पर हुआ था। सुमेर ने हैरानी से मनवा और महादेव से पूछा, तुम दोनों को तो मैंने इनकी सुरक्षा के लिए भेजा था ना, तुम दोनों नहीं थे क्या वहाँ? मनवा ने इनकार करते हुए कहा, नहीं छोटे मालिक, जब हम वहाँ पहुंचे तब पुजारी जी हमें भागते हुए नजर आए, और फिर जब हमने उनके बताए अनुसार कुएं के आसपास देखा तो हमें कुछ नजर नहीं आया। उसके बाद पुजारी जी ने कहा वो हवेली आना चाहते हैं तो हम उन्हें यहाँ ले आए। सुमेर ने पुजारी जी को समझाते हुए कहा, पुजारी जी डरने की कोई बात नहीं है, एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से वो जगह इतनी सुनसान, हो सकता है आपको वहाँ कुछ। लेकिन पुजारी जी अपनी बात पर अड़े हुए थे। सुमेर समझ रहा था कि पुजारी जी इस वक्त बहुत परेशान है और इस वक्त उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसने पुजारी जी को शांत करते हुए कहा, पुजारी जी इस वक्त आप आराम करिए, हम कल सुबह बात करेंगे। पुजारी जी खुद इस वक्त बात करने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सुमेर मनवा और महादेव से पुजारी जी का ध्यान रखने के लिए कहकर अपने कमरे में लौट आया। अगली सुबह विकी और ध्रुव और अनन्या सब देर तक सो रहे थे। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। विकी ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा सामने जुल्मी खड़ा था। विकी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तू इतनी सुबह सुबह क्यों आया है? दरवाजे पर खड़ा जुल्मी कुछ बोलता उससे पहले ही विकी बोला, रुक ये सब क्या है भाई? किसकी बारात में जा रहा है? जुल्मी आज एकदम तैयार होकर आया था, सर से पांव तक गुलाबी कपड़े, आंखों पर पीला चश्मा, बड़ी स्टाइल से हाथ में एक थैली लिए खड़ा था। तब तक पीछे से ध्रुव भी आ गया था। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब तक जुल्मी उन लोगों के पास आ चुका था। ध्रुव ने जुल्मी को सर से पैर तक देखते हुए तारीफ भरी अंदाज में कहा, अरे वाह जुल्मी, आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, क्या बात है कहीं जा रहे हो? ध्रुव की तारीफ भरी बातें सुनकर जुल्मी स्टाइल से अपनी आंखों पर से चश्मा उतार कर अपने बालों में लगाता हुआ बोला, हम तो बचपन से ही लुकिंग गुड लगते हैं, हमारी अम्मा कहती हैं हमारे मुकाबले इस गाँव में कोई खूबसूरत नहीं है। ध्रुव उसकी बात पर उसे गौर से घूरते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी अम्मा, हर माँ को अपना बच्चा सुंदर लगता है ये तो सुना था, लेकिन आज तुम्हारी बातों से साक्षात एग्जाम्पल भी देख लिया। और क्या कहती है तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बारे में? जुल्मी मुस्कुराते हुए बोला, जब हमको ऐसे तैयार देखती है तो कहती है हम एकदम राज बेटा लगते हैं। जुल्मी की ये बात सुन विकी और ध्रुव दोनों मन ही मन हंसने लगे। विकी ने पूछा, खैर ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? जुल्मी अपने हाथ में पकड़े थैले को दिखाता हुआ बोला, ये देखिए सुबह वाला ब्रेकफास्ट लाए हैं। विकी उसके हाथ से वो थैला लेकर उसमें से आती लजीज खुशबू को सूंघते हुए बोला, क्या है इसमें? खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। जुल्मी वापस विकी के हाथ से वो थैला लेते हुए बोला, इधर लाइए, ये सबसे पहले गोरी मैडम खाएंगी, उसके बाद ही किसी को कुछ मिलेगा। विकी बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अरे तेरी गोरी मैडम कोई भगवान है क्या जो पहले उन्हें भोग लगाएगा? इतनी अच्छी खुशबू सूंघने के बाद क्यों हमारे जज्बातों के साथ खेल रहा है? इतनी देर में अनन्या भी उठकर बाहर आ गई और उसने देखा ध्रुव और विकी के साथ साथ जुल्मी भी वहां खड़ा था। जुल्मी ने जैसे ही अनन्या को देखा वो भागता हुआ घर के दरवाजे पर गया और अनन्या को निहारते हुए बोला, गुड मॉर्निंग गोरी मैडम जी। अनन्या तुरंत बोली, अनन्या नाम है मेरा, ये मैडम बोलना बंद करो। और ये क्या है हाथ में तुम्हारे? जुल्मी जल्दी से अपने हाथ में पकड़े उस नाश्ते की थैली को आगे करता हुआ बोला, इसमें हम आपके लिए गर्मा गर्म समोसे और जलेबी लाए हैं, उस दिन भी लाए थे लेकिन आप तो खा ही नहीं पाई, इसीलिए आज फिर लेकर आए हैं। अब जल्दी से खा लीजिए और जो बच जाए आप चाहे तो इनको भी दे सकती हैं। कहते हुए जुल्मी ने ध्रुव और विकी की तरफ देखा। जुल्मी की यह बात सुनकर विकी ने ध्रुव से कहा, साला राज बेटा बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है अनन्या के सामने। ध्रुव मुस्कुरा कर बोला, देखना अभी अनन्या सारी स्मार्टनेस निकाल देगी। अनन्या ने मुस्कुराते हुए वो थैला जुल्मी के हाथ से लिया और ध्रुव को तिरछी नजरों से देखकर बोली, सो स्वीट जुल्मी, थैंक यू, लेकिन मैं सुबह सुबह कोई ऑयली चीज नहीं खाती। तुम्हें तो फैशन का इतना ज्ञान है, तुम तो जानते ही हो इतना ऑयली खाने से वजन बढ़ जाता है, इसलिए सुबह सुबह हल्का नाश्ता करना चाहिए। एक काम करो, ये तुम खा लो क्योंकि तुम्हें तो वजन बढ़ाने की जरूरत है ना। अनन्या की बात खत्म होते ही जुल्मी ने वो थैली वापस अनन्या के हाथ से ले ली और बोला,
आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक काम करिए, ये नाश्ता आप इन दोनों को दे दीजिए। हम आपको गांव का सलाद वाला नाश्ता करवाएंगे, हमारे अपने खेतों से लेकर आते हैं। विकी ने जल्दी से वो थैला जुल्मी के हाथों से ले लिया और बोला, हम खा लेंगे, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए ना। वैसे एक बात बता जुल्मी, तू हरी सब्जियां खेत से तोड़कर यहाँ लाएगा या सीधा अनन्या को वहीं छोड़ाएगा और ये खुद से पेट भरकर खेत चढ़ लेगी? विकी की बात पर ध्रुव की हंसी छूट पड़ी और जुल्मी विकी से उलझ गया। इधर पुलिस की जीप सुबह सुबह गांव के चौपाल पर पहुंची तो सब देखते ही रह गए। इंस्पेक्टर विवेक ने जीप से उतरते हुए मक्का से कहा, मक्का, पुजारी जी मंदिर में तो नहीं मिले, जरा देखो कहाँ है, बुला कर लाओ उन्हें। पुलिस को देख धीरे धीरे गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। मक्का ने कई लोगों से पूछा, लेकिन सबने यही कहा पुजारी तो मंदिर में होंगे। तभी थोड़ी देर बाद विवेक ने गांव वाले से कहा, तुम्हारे आदरणीय पुजारी जी नहीं दिख रहे हैं, कहाँ मिलेंगे? किसी गांव वाले ने जवाब दिया, अगर पुजारी जी मंदिर में नहीं है तो हो सकता है सुमेर बाबू की हवेली में हो। उसके बाद इंस्पेक्टर ने मूर्ति को भेजा और कहा, जाकर सुमेर सिंह और पुजारी जी को बुला लाओ। अकेले में बात करने से अच्छा है सबके सामने बात हो और इन लोगों को भी समझ आए कि किसी की बात को आंख बंद कर यकीन नहीं करते। मूर्ति हवेली के लिए निकल गया और थोड़ी देर में सुमेर की जीप वहां आकर खड़ी हुई और सुमेर के साथ पुजारी जी भी उतरे और पुजारी जी को देखकर इंस्पेक्टर विवेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो आगे बढ़कर हाथ जोड़ता हुआ पुजारी जी से बोला, आप ही दोनों का इंतजार हो रहा था, आइए स्वागत है। यहाँ क्या चल रहा है ये बात ना तो सुमेर के समझ में आ रही थी ना पुजारी जी के, लेकिन इंस्पेक्टर ने बुलाया था इसलिए आना भी जरूरी था। सुमेर हैरानी से गांव की भीड़ पर एक नजर डालता हुआ बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आज सुबह सुबह आपने यहाँ मेला क्यों लगवा दिया, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर विवेक हंसता हुआ सुमेर से बोला, आप लोग मुझसे हर बार पूछते हैं सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। आप ही बताइए मिस्टर सुमेर, अगर सब ठीक होगा तो हम अपनी सुबह की नींद खराब करके यहाँ क्यों आते? जाहिर सी बात है कुछ जरूरी है तभी हम यहाँ आए हैं। सुमेर ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बिल्कुल, तो बताइए क्या जरूरी बात है? क्या विंध्या के कत्ल के मामले में कुछ जानकारी मिली? इंस्पेक्टर विवेक मुस्कुराकर पुजारी जी को देखता हुआ बोला, ऐसा ही समझ लीजिए या यूं समझ लीजिए कि हम कातिल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। बस हमें जरा सा अपने हाथ को आगे बढ़ाने की जरूरत है और हो सकता है कातिल की गर्दन हमारी मुट्ठी में हो। इंस्पेक्टर विवेक की बात से वहां मौजूद सब हक्के बक्के रह गए थे, खासकर पुजारी जी और सुमेर। पुजारी जी ने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे कातिल को पकड़ सकते हैं? अरे जब कातिल कोई इंसान है ही नहीं तो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं? पुजारी जी की बात पर इंस्पेक्टर विवेक ने एक जोर का ठहाका लगाया और हंसते हुए बोला, पुजारी जी लगता है आपने कानून को बहुत हल्के में लिया है। अरे हमारी डंडे में वो ताकत है कि हम अच्छे से अच्छे भूत प्रेत को भी ठोक पीट कर इंसानी भाषा बोलने पर मजबूर कर दें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विवेक कहना क्या चाहता है। तभी विवेक ने आगे कहा, थोड़ी सी शांति रखें आप लोग, अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप लोगों को यकीन ना आए लेकिन यही सच है। आप लोगों को लगता है विंध्या की मौत के पीछे किसी बंजारन की आत्मा का हाथ है, लेकिन आप लोग गलत हैं। ये सब किसी इंसान ने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। उसके पीछे उसका मकसद तो वो खुद बताएगा, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे जो ठोस सबूत मिले हैं उससे साफ पता चलता है कि ये सब किसने किया है। ये बात गांव वालों के मन में हलचल मचाने के लिए काफी थी। सब आपस में बात कर रहे थे और ये जानने को उत्सुक थे कि आखिर ऐसा कौन है जिसने विंध्या को मार डाला और क्यों। सुमेर ने जल्दी से कहा, इंस्पेक्टर साहब पहेलियां बुझाना बंद करिए और बताइए कौन है वो इंसान। सुमेर की बात पर विवेक ने मक्का की तरफ देखा। मक्का ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और एक लाल पोटली निकाली और विवेक की तरफ बढ़ा दिया। इंस्पेक्टर विवेक ने उन दोनों चीजों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिए और गांव वालों को दिखाते हुए बोला, ये है सबूत और ये लाल पोटली जिसकी है वही इंसान है गुनहगार। पुजारी जी अपनी चीजों को पहचान गए और उन्हें याद आया कि जब वो गिरे थे तब ये चीजें वहीं छूट गई होंगी। लेकिन इससे पहले विवेक किसी का नाम लेता या कोई और कुछ बोलता, पुजारी जी ने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है इंस्पेक्टर साहब? आप कहना चाहते हैं जिसका ये है उसने विंध्या को मारा है? क्या ये आपको विंध्या की लाश के पास से मिला है? सुमेर भी इन सबसे हैरान था क्योंकि वो भी जानता था ये चीजें पुजारी जी की है, लेकिन वो चुप रहा क्योंकि वो जानता था कि वो जो बताएगा उस पर पुलिस यकीन नहीं करेगी। विवेक हैरान होने का नाटक करते हुए पुजारी जी की तरफ देखा और बोला, मैंने कब कहा कि वही कातिल है? ये तो आप कह रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये बोला कि ये जिसका है वो कातिल हो सकता है। वैसे क्या आप पहचानते हैं इन चीजों को? विवेक की बात सुनकर पुजारी जी खामोश हो गए और उनकी खामोशी को पढ़ते हुए विवेक ने खुद ही आगे कहा, अच्छा छोड़िए, आप रहने दीजिए, मैं बताता हूँ ये किसका है। उसके बाद वो गांव वालों की तरफ देखता हुआ बोला, ये उसका है जिसे आप लोग इस गांव का सबसे सम्माननीय व्यक्ति समझते हैं, जिसे आप लोग बहुत मान आदर देते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि आपके ये प्रिय पुजारी जी हैं। विवेक के इतना कहते ही पुजारी जी हड़बड़ा गए क्योंकि वाकई में ये चीजें उन्हीं की थी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि उनकी चीजों को पुलिस ऐसे इस्तेमाल कर सकती है। फिर पुजारी जी अपने पक्ष को रखते हुए बोले, हाँ ये मेरा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई कातिल हूँ। मैं कल रात को कुएं पर गया जरूर था, लेकिन उस बंजारन को रोकने के लिए उपाय करने गया था, क्योंकि जल्द ही दूसरी अमावस्या आने वाली है और हमारे पास कम समय है। विवेक ने शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, दूसरी अमावस्या आने वाली है या दूसरे शिकार की तैयारी है? सुमेर ने भी पुजारी जी का पक्ष लिया और बोला, आपको कोई गलतफहमी हो रही है इंस्पेक्टर साहब। ये चीजें पुजारी जी की जरूर है, लेकिन पुजारी जी वहाँ उपाय करने गए थे और वहाँ शायद एकांत में पुजारी जी डर गए थे और बस उसी में ये सब छूट गया होगा। लेकिन इनका विंध्या की मौत से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, विंध्या की मौत को काफी समय हो गया है, तो अब उस कुएं के आसपास किसी चीज का मिलना ये साबित नहीं कर सकता कि जिसकी वो चीज है वो कातिल है। आपको वो पेनड्राइव मिला था, आप उसके बेसिस पर क्यों नहीं कुछ छानबीन करते? इंस्पेक्टर विवेक सुमेर की बात पर मुस्कुराकर बोला, जी बिल्कुल सुमेर जी, मेरा भी कुछ ऐसा ही ख्याल था और कल रात मैं उस कुएं पर इसीलिए छानबीन करने आया था क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि गुनहगार अपनी गुनाह की हुई जगह पर दोबारा जरूर जाता है, ये पक्का करने की कहीं उसने कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। और यही कल रात भी हुआ। पुजारी जी वहाँ गए और अपने सबूत ढूंढने के चक्कर में वो अपने लिए एक और सबूत छोड़ाए। रही बात उस पेनड्राइव की, तो बिल्कुल हम उन शहरियों से भी पूछताछ कर रहे हैं। हमने उन्हें इस गाँव में इसलिए रोक कर रखा है क्योंकि वो शक के घेरे में है।
एक काम करते हैं, उन्हें भी बुलाते हैं। मक्का जाओ, उन लोगों को भी बुला कर ले आओ। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर मक्का विकी के घर की तरफ चला गया, जहां ध्रुव विकी से कल रात के बारे में ही बात कर रहा था कि कैसे पुलिस रात को मिली थी। तभी छलावा मक्का के साथ आया और ध्रुव को परेशान देखकर बोला, पुलिस फिर से पूछताछ करने आई है और सबको बुलाया गया है। छलावा की बात सुनकर ध्रुव ने हवलदार मक्का की तरफ देखा और बोला, हमें क्यों बुलाया है? मक्का ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इस गुनाह में अब तुम अकेले शक के घेरे में नहीं रहे, कोई और भी है, चिंता मत करो, सब पता चल जाएगा, पहले चलो हमारे साथ। कोई और भी है? ऐसा सुनते ही विकी और ध्रुव ने एक दूसरे की तरफ देखा और चौंकते हुए बोले, क्या कोई और भी है? कौन है? मक्का ने जल्दी से कहा, अब चलो साहब, इंतजार कर रहे हैं, आज सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले कि मक्का ध्रुव और विकी को वहां से ले जा पाता, ध्रुव ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या मजाक है ये? आप लोग हमें कब तक इस तरह परेशान करते रहेंगे? लेकिन मक्का ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हुए लापरवाही से कहा, देखो तुम्हारे जो भी सवाल जवाब है वो सब हमारे साहब से करना, चलो यहाँ से। विकी भी ध्रुव की तरफ देखकर बोला, चलो चलते हैं, पता चला अगर हम नहीं गए तो इन लोगों को और कोई शक हो जाएगा। मक्का ने जब विकी को इस तरह समझाते हुए देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, शक होगा नहीं, शक है, वैसे इन सब में मुझे एक तुम ही समझदार लगते हो, अब चलो। लेकिन इससे पहले कि वे लोग वहां से निकल पाते, अनन्या जो कि अपने कमरे में थी जल्दी से कमरे से निकली और मक्का को बिना देखे ही खुश होते हुए बोली, विकी देखो मुझे क्या मिला है। इतना बोलते बोलते अनन्या की नजर हवलदार मक्का पर पड़ी और वो खामोश हो गई और उसने सवालिया नजरों से अपने दोस्तों की तरफ देखा और जल्दी से बोली, फिर से पुलिस? अब क्या हो गया ध्रुव? उसकी बातों का मतलब समझते हुए ध्रुव बोला, हुआ कुछ नहीं है, बस पुलिस फिर से गांव में पूछताछ करने आई है और उसी के सिलसिले में हमें भी बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं। विकी ने देखा अनन्या ने अपने हाथों में कुछ पकड़ रखा है जो कि एक कपड़े से ढका हुआ था। विकी उस चीज को देखता हुआ बोला, ये क्या उठा लाई हो अनन्या? लेकिन अब अनन्या का सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका था। जितने उत्साह से वो विकी को दिखाने आई थी वो सब ठंडा हो गया पुलिस को देखकर। लेकिन फिर भी उसने कपड़े को हटाते हुए दिखाया, वो एक पुरानी सी तस्वीर थी जिसका शीशा भी टूटा हुआ था, जिसकी वजह से समझ नहीं आ रहा था कि तस्वीर में कौन है। अनन्या ने विकी को दिखाते हुए पूछा, विकी ये देखो, क्या इसके बारे में कुछ जानते हो? विकी ने गौर से इस तस्वीर को देखा और बहुत खुश होते हुए बोला, हाँ ये मेरी माँ है और ये मेरे पापा, और मुझे लगता है ये उन दोनों की शादी के वक्त की तस्वीर है। यही वो तस्वीर है जिसे मेरी माँ ने लाने के लिए कहा था। थैंक्स यार अनन्या, ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने इतना ढूंढा पर मुझे तो कहीं भी नहीं मिली, तुमने तो दिल खुश कर दिया। विकी का एक्साइटमेंट देखकर ध्रुव और जुल्मी दोनों मुस्कुराते हुए उस तस्वीर की तरफ देखने लगे, लेकिन अनन्या एकदम गौर से देख रही थी। विकी के पापा की मौत बहुत पहले हो चुकी थी। उसके बाद ही विकी की माँ विकी को लेकर शहर अपने भाई के यहाँ चली गई थी और पाली को हमेशा के लिए छोड़ दिया था। और ये पहली बार था जब विकी के दोस्त उसके पापा की तस्वीर देख रहे थे। अनन्या को अभी भी तस्वीर में कौन है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लगातार उस तस्वीर में दिख रहे आदमी और औरत को पहचानने की कोशिश करती हुई बोली, अच्छा तो ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें पूरा यकीन है? लेकिन उससे पहले कुछ और बोल पाती हवलदार मक्का ने कहा, चलो यहाँ से तुम ये सब गपशप इंस्पेक्टर साहब के सामने चलकर करना। विकी, ध्रुव और जुल्मी तीनों चलने के लिए अनन्या की ओर देखने लगे। तभी जो तस्वीर को घूरी रही थी उसने बड़े ही साधारण लहजे में कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं घर पर रहूंगी, मेरा वहाँ क्या काम, मेरा काम यहाँ है। एक पल के लिए ध्रुव को समझ नहीं आया यहाँ क्या काम, लेकिन उसने कहा, हाँ सही कहा, वहाँ तुम्हारा क्या काम, पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तुम यहीं रहो, वैसे भी हम दोनों को ही बुलाया पूछताछ के लिए। सबके घर से जाने के बाद अनन्या उस तस्वीर को गौर से देखते हुए सीधे घर के अंदर आई और दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इस वक्त अनन्या को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस तस्वीर को पहले से जानती हो। उस तस्वीर को हाथों में पकड़े हुए अनन्या विकी के घर के उस खास कमरे की तरफ जाने लगी जहां से उसे वो तस्वीर मिली थी। विकी का घर वैसे तो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पुराने तरीके से बना हुआ था, जिसमें सबसे बाहर एक बड़ा सा बरामदा था और बरामदे से लगकर एक तरफ रसोई घर, दूसरी तरफ आंगन और एक छोटा कमरा, जो शायद विकी के पेरेंट्स मंदिर की तरह इस्तेमाल करते होंगे, जिसमें अब सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नहीं था। और कुछ कमरे साधारण से बने थे जिनमें विकी, ध्रुव और अनन्या रहते थे। आंगन के एक कोने से एक सीढ़ी ऊपर जाती थी और वहां ऊपर कई सारे कमरे बने हुए थे। अनन्या ने आंगन में खड़े होकर पूरे घर पर एक नजर डाली और सीढ़ियां चढ़कर सीधे उस कमरे की तरफ जाने लगी जहां उसे वो तस्वीर मिली थी। यहाँ पर कुछ और कमरे थे जिनमें से किसी पर ताला लगा हुआ था और कुछ को सिर्फ लोहे की सांकड़ से बंद किया गया था। अनन्या फिर से उस कमरे में पहुंची जहाँ बहुत सारा सामान रखा हुआ था। एक नजर उसने पूरे कमरे को देखा और फिर उस तस्वीर को सामने वाली दीवार पर टांग दिया। अनन्या उस तस्वीर को अच्छे से देखना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तस्वीर वाले इंसान से उसका कोई पुराना नाता हो, इसलिए वो आगे बढ़कर फ्रेम के टूटे कांच को अपने हाथ से ही निकालने लगी। लेकिन तभी एक कांच उसके हाथ में चुभ गया और खून निकलने लगा। लेकिन अनन्या के मुंह से उफ तक की आवाज नहीं आई। वो बस फोटो वाले इंसान की शक्ल किसी भी हालत में देखना चाहती थी, इसलिए हाथ में लगने के बाद भी कमरे के सामान को इधर उधर करके कुछ ढूंढने लगी। इस पूरे कमरे में पुराने जमाने से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई थी, जो शायद विक्की के खानदान की पुरानी चीजें होंगी। इन सब चीजों के बीच में अनन्या को एक लोहे की पेटी मिली जिस पर काफी मोटा ताला लगा हुआ था, जिसे देख अनन्या एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि ये क्या, इतने मोटे ताले के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन इस वक्त उसके जहन में वो तस्वीर थी, इसलिए वही पेटी के पास पड़ी एक लोहे के डंडे को उठाई और पलटकर दीवार पर लगी तस्वीर के सामने आई और जोर से रॉड तस्वीर पर मारी, जिससे एक ही बार में कांच टूटकर नीचे गिर गया और अब तस्वीर में बना आदमी साफ नजर आ रहा था, जिसे देख अनन्या रुक गई और गुस्से से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्की के पापा की शक्ल अब पूरी तरह से पहचान में आ गई। ये वही आदमी है जिससे उसे अलग तरह का जुड़ाव महसूस हो रहा था।
उसी वक्त वो होने लगता है जो उसने अपनी आंखों से अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। अचानक उस आदमी की आधी शक्ल बदसूरत होने लग जाती है और फोटो फ्रेम के चारों तरफ आग लग जाती है। दूसरी तरफ ध्रुव, विक्की और जुल्मी मक्का के साथ पंचायत भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि रास्ते में छलावा भी मिल गया। इन दोनों ने गौर किया कि छलावा बहुत खामोश था, जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। ध्रुव ने छलावा को गौर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ छलावा? हम देख रहे हैं तुम बहुत परेशान लग रहे हो और खामोश भी हो, सब ठीक तो है ना? छलावा ने परेशानी से विक्की और ध्रुव को देखा और उखड़े लहजे में बोला, कुछ ठीक नहीं है। तुम लोगों के एक मजाक और जरा से मनोरंजन के चक्कर में आज हम सब इस मुसीबत में हैं। एक की जान चली गई और आगे क्या होगा पता नहीं। ध्रुव समझ रहा था छलावा बहुत परेशान है और इस वक्त उससे कुछ कहने का फायदा नहीं है, इसलिए ध्रुव केवल इतना बोलकर रह गया, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक ये लोग पंचायत भवन पहुंचने वाले थे कि छलावा ने जुल्मी की तरफ इशारा किया। ध्रुव और विक्की को समझ नहीं आया कि छलावा क्या कहना चाहता है, तो ध्रुव ने इशारे से पूछा, क्या कहना चाहते हो? छलावा ने जब जुल्मी को देख धीरे से पूछा, अरे इसे क्यों लेकर जा रहे हो? जुल्मी ने आंखें चढ़ाते हुए छलावा से कहा, तुम शायद भूल रहे हो छलावा, इस पूरे मामला में मेन हीरो हम ही हैं। वो पेन ड्राइव हमारा ही है, तो हमारा यहाँ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। पता नहीं क्या नया हो जाए, कहीं हम फंस गए तो? ध्रुव उसे टोंट मारते हुए बोला, तो क्या जेल जाओगे और क्या? वैसे हाँ, ये जुल्मी उसे हीरो नहीं विलेन बोलेंगे, क्योंकि पुलिस के डंडे विलेन को ही पड़ते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, आज मैं पुलिस के सामने ये राज खोल दूंगा, फिर देखते हैं हमारा हीरो क्या करता है। ध्रुव की बात सुनकर छलावा और विक्की हंसने लगे और जुल्मी हड़बड़ा गया और उसने बात संभालते हुए कहा, अरे अरे, आप लोग तो बुरा मान रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था आप लोग हमारे दोस्त हैं और आपने अभी तक दोस्ती निभाई है, किसी को पेन ड्राइव के बारे में ना बताकर, तो अब भी मत बताना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने बताया तो फिर मैं भी चुप नहीं रहूंगा। मैं भी पुलिस को सब बता दूंगा कि कैसे आप लोग रात में कुएं पर गए थे और क्या क्या किया था। तब तक ये लोग पंचायत भवन के बाहर पहुंच चुके थे, गांव के बीचों बीच बने 2 कमरे के छोटे से घर को, जिसे पंचायत भवन की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाहर गांव वालों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी और लोग इतने ज्यादा थे कि सड़क तक जाम हो चुका था। हवलदार मक्का ध्रुव और उसके दोस्तों को लेकर उस भीड़ में बढ़ता हुआ आगे आया और इंस्पेक्टर विवेक से बोला, साहब ले आया मैं इन लोगों को। ध्रुव ने सुमेर और पुजारी जी पर एक नजर डाली और इंस्पेक्टर से बोला, क्या बात है इंस्पेक्टर, आपने हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? अब क्या हो गया? कल रात ही तो आपसे बात हुई थी। इंस्पेक्टर विवेक ने बहुत ही शांति से कहा, तुम लोग देख नहीं रहे हो यहाँ गांव का हर एक सदस्य मौजूद है और तुम लोग भी इस गांव में रहते हो, और विक्की तुम तो इसी गांव के सदस्य हो, तो तुम्हारा तो यहाँ रहना बेहद जरूरी था, इसीलिए बुलवाया है। विक्की ने मामले की गंभीरता को समझते हुए बहुत ही साधारण शब्दों में जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही हवलदार मक्का जी हमें बुलाने आए हम सीधा चले आए। अब आप प्लीज हमें बताएंगे कि मैटर क्या है? इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से वो पेन ड्राइव निकाली और ध्रुव को दिखाता हुआ बोला, पुलिस को इसके अलावा कुछ और सबूत मिले और हम उसी के बारे में जांच पड़ताल करने आए हैं। वो पेन ड्राइव देखते ही जुल्मी के होश उड़ गए और छलावा ने धीरे से पूछा, तुम और भी तो अपना कुछ नहीं छोड़ आए थे वहाँ, ये इंस्पेक्टर साहब और किस सबूत की बात कर रहे हैं? जुल्मी अपने आप को किसी तरह संभालते हुए बोला, हमें क्या पता, हमें तो लगता है हमारे दिन पूरे हो गए हैं, ये लोग हमें फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेंगे। ध्रुव के कानों तक जुल्मी की ये फुसफुसाहट पहुंच चुकी थी, इसलिए उसने घूर कर जुल्मी को देखा और ध्रुव के इस तरह देखने से जुल्मी सहम कर चुप हो गया। उसके बाद ध्रुव ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, किस सबूत की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर विवेक ने गंगाजल की वो शीशी और लाल पोटली दिखाकर कहा, ये है वो दूसरा सबूत जो मुझे उस कुएं के पास से मिला है। ध्रुव ने उन दोनों चीजों को देखकर बहुत आराम से बोला, ये कैसा सबूत है? पानी की बोतल और ये लाल पोटली? उसकी बात सुनकर विवेक हंसता हुआ बोला, पानी नहीं गंगाजल, और ये लाल पोटली कोई मामूली पोटली नहीं है, इसमें कत्ल का सामान है जो कातिल उस कुएं पर लेकर गया था अपने अगले कत्ल की तैयारी के लिए। कत्ल का सामान, वो भी इतनी सी पोटली में? विक्की और ध्रुव एक दूसरे को देखते हुए बोले, जिस पर विवेक ने कहा, जानना चाहते हो उसमें क्या है? उसके बाद विवेक ने उस पोटली से कील निकाली और दिखाते हुए बोला, पिछली बार तो कातिल ने बड़ी निर्ममता के साथ उस औरत के नाखून निकाले थे और बाल काट लिए थे, लेकिन इस बार वो उससे भी बुरा करने वाला था। कातिल कील से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, पता नहीं वो इतना निर्दयी क्यों है और अलग अलग तरीके से क्यों कत्ल करता है। इंस्पेक्टर विवेक की बात सुनकर ध्रुव ने शक भरी नजरों से इंस्पेक्टर को देखते हुए कहा, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि ये सब भी हमारा किया हुआ है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको क्लियरली बता दूं, हम में से किसी का भी इस बोतल और कील से कोई कनेक्शन नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर विवेक मुस्कुराकर बोला, मैं जानता हूँ तुम लोगों का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि कल रात तुम लोगों को मैंने खुद देखा था। इंस्पेक्टर की बात से ध्रुव और उसके दोस्तों को थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन फिर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए बोला, जब आप ये जानते हैं ये हम लोगों का नहीं है, तो फिर इन सब से हमारा क्या लेना देना है? इंस्पेक्टर विवेक ने पुजारी जी को बड़े गौर से देखते हुए कहा, दरअसल बात यह है कि जिस तरह तुम लोग ये कहते हो कि वो पेन ड्राइव तुम्हारा नहीं है, उसी तरह जिसका ये सामान है उसका ये कहना है कि वो उस कुएं पर गया तो जरूर था, लेकिन कोई उपाय करने, उसका किसी भी कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। कौन है वो? ध्रुव ने जल्दी से सवाल किया, जिस पर इंस्पेक्टर विवेक धीरे धीरे चलता हुआ पुजारी जी के पास गया और उन्हें देखता हुआ बोला, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि पाली गांव के ये महान पुजारी जी हैं जो कल रात उस कुएं पर गए थे, लेकिन बस जरा सी देर हो गई मुझसे और ये निकल गए। मेरे कुएं पर पहुंचने से पहले वहां से निकल चुके थे, वरना रंगे हाथों पकड़े जाते, लेकिन पुजारी जी का कहना है कि वहां पर वो बंजारन को रोकने के उपाय करने गए थे। विवेक की बात खत्म होते ही ध्रुव के मुंह से अपने आप निकल गया, क्या पुजारी जी कल की रात फिर से उस कुएं पर गए थे? ध्रुव की बात सुनकर जैसे पुजारी जी को सांप सूंघ गया हो और इंस्पेक्टर विवेक के कान खड़े हो गए। उसने जल्दी से पूछा, क्या कहा तुमने? कौन सी रात की बात कर रहे हो तुम? ध्रुव ने पुलिस को याद दिलाते हुए कहा, उसी रात जिस रात उस औरत बिंदिया की मौत हुई थी, उस रात भी पुजारी जी कुएं के पास गए थे, जैसे आज वो किसी उपाय की वजह से गए थे, ठीक उसी तरह पुजारी जी उस रात भी तो कुएं के पास गए थे। और पुजारी जी, आपने तो कहा था कि आप उस दिन भी बंजारन के बारे में कुछ जानने गए हैं, कुछ ऐसी ही बात हुई थी ना हमारी?
उस रात भी पुजारी जी का उस कुएं के पास होना इंस्पेक्टर विवेक के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। इतनी बड़ी बात जानकर इंस्पेक्टर ने गहरी नजरों से पुजारी जी की तरफ देखा और मुस्कुरा उठा। तभी एक आदमी तेजी से भागते हुए आया और हाँफते हुए बोला, सुनो, विकी के घर पर आग लगी, धुआं निकल रहा है। ये सुनते ही सब हैरान हो गए। ध्रुव बौखलाहट के साथ बोला, अनन्या वहाँ अकेली है। ध्रुव की बात सुनते ही सब तुरंत विकी के घर की तरफ भागे और वहां पहुंचकर ध्रुव ने देखा घर के ऊपर वाले कमरे से आग की लपटें और धुआं निकल रहा था। ध्रुव और विकी दोनों तेजी से घर के अंदर जाने के लिए भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। ध्रुव और विकी ने बिना एक पल गवाए एक साथ मिलकर दरवाजा तोड़ा और भागते हुए सीधा आंगन से होते हुए ऊपर पहुंचे। ध्रुव जैसे ही उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा चारों तरफ आग लगी है, हर सामान जल रहा है। सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन अनन्या दीवार पर लगी तस्वीर के सामने उसे घूरती हुई पसीने से तरबतर खड़ी थी। उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और हाथ से खून बह रहा था। तभी ध्रुव को एहसास होता है कि लकड़ी की छत का एक बड़ा सा जलता हुआ टुकड़ा टूटकर अनन्या पर गिरने वाला है। वो आग को पार करके अनन्या के पास नहीं पहुंच सकता था। वो जोर से चिल्लाया, अनन्या बचो, अनन्या, अनन्या। लेकिन अनन्या टस से मस नहीं थी, मानो उस तक ध्रुव की आवाज ही नहीं पहुंच रही हो। तभी वो छत का टुकड़ा नीचे आ गिरा। आखिर अनन्या ने ऐसा क्या देख लिया? क्या इस भीषण आग से ध्रुव अनन्या को बचा पाएगा, या अनन्या का इस गांव में आखिरी दिन है? इन सब के बीच में अगर पुजारी जी को पुलिस पकड़ ले गई तो कौन बचाएगा बंजारन से इस गांव को? ध्रुव को एहसास होता है कि लकड़ी की छत का एक बड़ा सा जलता हुआ टुकड़ा टूटकर अनन्या पर गिरने वाला है। वो आग को पार करके अनन्या के पास नहीं पहुंच सकता था। वो जोर से चिल्लाया, अनन्या बचो, अनन्या, अनन्या। लेकिन अनन्या टस से मस नहीं हुई, मानो उस तक ध्रुव की आवाज ही नहीं पहुंच रही हो। तभी वो छत का टुकड़ा नीचे आ गिरा। इतना बड़ा छत का टुकड़ा अनन्या के बगल में गिरा और वो बाल बाल बच गई। लेकिन अनन्या अभी भी उस तस्वीर को देखे जा रही थी जो आग की लपटों में घिरी हुई थी, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। आग की लपटें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके कपड़े आग की लपटों की पहुंच में आ गए थे। ध्रुव ने जैसे ये देखा, वो तुरंत खड़ा हुआ और भागते हुए अनन्या के पास पहुंचा और उसे हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन अनन्या अपनी जगह से हिले तक नहीं। ध्रुव ने जब पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचा, तब जाकर अनन्या ने पलटकर ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने गौर किया, अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल था, आंखें बड़ी बड़ी थी और पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। ध्रुव उसे खींचते हुए कमरे से जैसे ही बाहर लाया, छत का एक और टुकड़ा ठीक उसी जगह गिरा जहां अनन्या खड़ी थी। आखिरकार ध्रुव ने अनन्या को बचा ही लिया। ध्रुव, विकी और अनन्या तीनों भागते हुए ऊपर वाले कमरे से नीचे आंगन में आ गए। ध्रुव ने तुरंत अनन्या के हाथ में जहां से खून बह रहा था वहां एक पट्टी बांधी और अनन्या को नीचे बैठाया। तब तक गांव के कुछ लोग भी आ चुके थे और सबने मिलकर आग पर काबू पा लिया। ध्रुव ने अनन्या को पानी पिलाया और उसके करीब बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़कर उससे पूछा, अनन्या, ये सब क्या था? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? और तुम वहाँ ऊपर वाले कमरे में क्या कर रही थी? और ये आग कैसे लगी? अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। उसने बस ध्रुव की तरफ देखा और कुछ बोल नहीं पाई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मौत के मुंह से बाहर आई है। वहीं बगल में बैठा विकी बोला, यार अनन्या, वो तस्वीर मैंने देखा ऊपर उसी कमरे में है क्या? मतलब वो जल गई? अनन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ देखा जहाँ अब सब कुछ शांत हो चुका था। विकी को दुख हुआ कि उसके मम्मी पापा की शादी की आखिरी निशानी उस आग में जल गई। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर विवेक घर के अंदर आ गया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतनी बड़ी आग कैसे लग गई, जबकि अनन्या घर में अकेली थी। उसने भी अनन्या के करीब आकर उससे पूछा, अनन्या जी, क्या बता सकती हैं कि ये आग कैसे लगी? अनन्या ने पानी का एक घूंट पिया और लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ, मैं सच बोलूं तो मुझे खुद नहीं पता कि आग कैसे लगी है। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर ध्रुव सही समय पर नहीं आता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती। इंस्पेक्टर विवेक ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि इस घर में तुम अकेली हो और आग लग गई और तुम्हें पता भी नहीं कि आग कैसे लगी। कोई बात नहीं, हर चीज का वक्त होता है, वक्त आने पर यह भी पता चल जाएगा। आप अपना ध्यान रखिए, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो ध्रुव ने डॉक्टर के पास ले जाना। तभी सुमेर भागते हुए अंदर आ गया और उसने अनन्या से पूछा, अनन्या तुम ठीक तो हो? अनन्या ने हाँ में सर हिलाया। सुमेर ने देखा अनन्या को आराम की जरूरत है, इसलिए उसने पुलिस और सबसे घर से बाहर जाने के लिए कहा। और थोड़ी ही देर में गांव के लोग जो आग बुझा रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर विवेक और मक्का सब विक्की के घर के बाहर आ गए, जहाँ पुजारी जी गाँव वालों के साथ खड़े थे। सबके बाहर आते ही पुजारी जी ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सुमेर ने सबसे कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, अनन्या भी सुरक्षित है। तभी गांव वालों में से किसी की आवाज आई, जैसी करनी वैसी भरनी। इन लोगों की वजह से बिंदिया की मौत हुई है, तो अगर इन्हें कुछ हो भी जाए तो हैरानी की बात नहीं है। ये सुनते ही गांव वाले आपस में बातें करने लगे। तब इंस्पेक्टर विवेक जोर से बोला, शांत हो जाइए, अब सब ठीक है। फिर इंस्पेक्टर विवेक पुजारी जी की तरफ देखते हुए बोला, पुजारी जी, अब हम जिस काम के लिए आए थे वो तो कर लें, तो बताइए आप उस रात कुएं पर क्या करने गए थे? इंस्पेक्टर विवेक की घूरती नजरों के जवाब में पुजारी ने बौखलाहट के साथ कहा, देखिए इंस्पेक्टर, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नादान शहरी बाबू ने गलत समय पर सही बात कहकर आपको जानकारी तो अच्छी दी है, लेकिन आपको नहीं लगता इन लोगों से भी पूछना चाहिए कि ये लोग उस रात कुएं पर क्या कर रहे थे? क्योंकि इन्होंने मुझे देखा है, इसका मतलब ये भी वहां पर गए होंगे। पुजारी जी की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विवेक ने मक्का को ध्रुव और विकी को घर के बाहर बुलाने के लिए कहा। मक्का थोड़ी देर में दोनों को बुलाकर ले आया। तब इंस्पेक्टर विवेक ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुमने पुजारी जी को कुएं पर जाते हुए देखा तो सवाल तो तुम पर भी होता है, बताओ तुम उस रात को ही कुएं पर क्या कर रहे थे?
ध्रुव ने बौखलाहट के साथ जवाब दिया, देखिए मैंने पहले ही गांव वालों को बताया था कि उस रात में जुल्मी और विकी तीनों दवा लेने के लिए गए थे क्योंकि अनन्या की तबीयत खराब थी। इंस्पेक्टर विवेक ने फिर मुस्कुराते हुए एक एक करके विकी, जुल्मी और छलावा की तरफ देखा। तभी छलावा ने जल्दबाजी में ध्रुव की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ ये तीनों लोग मेरे घर पर आए हुए थे और मेरे घर का रास्ता उस कुएं के पास से होकर जाता है, इसलिए ये उस तरफ गए थे। तभी विकी ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अनन्या से पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर विवेक ने कहा, अनन्या को इस वक्त आराम की जरूरत है। कहते हुए उसने गर्दन पुजारी जी की तरफ घुमाई तो पुजारी जी गंभीर आवाज में बोले, इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं उस रात भी इस गांव की भलाई के लिए ही उस कुएं की तरफ गया था। लेकिन मैं उस कुएं पर नहीं बल्कि उस रास्ते से होकर वशीकरण वाले खंडहर पर गया था। और मैं कोई कातिल नहीं हूँ, कातिल तो वो बंजारन है और इस बात को गांव के सरपंच सुमेर के साथ साथ सारा गांव जानता है। इंस्पेक्टर विवेक ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचते हुए शांति से बोला, पुजारी जी मैंने ये कब कहा कि आप कातिल हैं? आप कातिल हैं या नहीं इस बात का फैसला अदालत और कानून करेगा। वैसे सुमेर बाबू इन सबूतों को देखते हुए क्या लग रहा है? क्या अभी भी आप यही कहना चाहेंगे ये सब बंजारन का किया धरा है? एक पल के लिए सुमेर भी सोच में पड़ गया कि वो क्या जवाब दे। उसने पुजारी जी की तरफ देखा और फिर बोला, देखिए इंस्पेक्टर पुजारी जी सही कह रहे हैं, वो कुएं पर नहीं बल्कि वशीकरण वाली खंडहर। सुमेर की बात पूरी करने से पहले ही इंस्पेक्टर विवेक ने उसकी बात काटते हुए पूछा, सुमेर बाबू मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि पुजारी जी कातिल हैं या नहीं, या उस रात कहाँ गए थे। मैंने आपसे पूछा कि इन सबूतों को देखकर आपको क्या लगता है, बंजारन और आत्मा या डायन जैसी कोई चीज उस दुनिया में है जो ये सब कर रही है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। सुमेर ने इंस्पेक्टर विवेक को देखते हुए कहा, नहीं, अगर सिर्फ सबूतों को देखें तो नहीं कहा जा सकता कि ये काम बंजारन का है। लेकिन इंस्पेक्टर विवेक ने सुमेर की बात पकड़ते हुए तुरंत कहा, लेकिन ये काम पुजारी जी का नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? तो चिंता मत करिए, हम कानून के रक्षक हैं और पुजारी जी को अपनी बात साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन अब आगे की पूछताछ के लिए हमें पुजारी जी को पुलिस थाने लेकर जाना पड़ेगा। कहते हुए इंस्पेक्टर विवेक ने मक्का और मूर्ति को इशारे से अपने पास बुलाया। इंस्पेक्टर विवेक के मुंह से पुजारी जी को गिरफ्तार करने की बात सुनकर सारे गांव वाले हैरान हो गए। यहाँ तक कि सुमेर को भी अंदाजा नहीं था कि इंस्पेक्टर विवेक ऐसा कुछ करने वाला है। गांव के सब लोग आपस में बातचीत करने लगे और सब घूरते हुए ध्रुव और विकी को देखने लगे। इंस्पेक्टर विवेक ने ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए आप लोग, और मक्का पुजारी जी को जीप में बिठाओ। इंस्पेक्टर की इस बात को सुनकर गांव वाले तुरंत पुजारी जी के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए और उनमें से किसी ने कहा, इंस्पेक्टर साहब अगर आपने पुजारी जी को हाथ भी लगाया तो याद रखिएगा, ये गांव जब बंजारन जैसी शक्तिशाली ताकत से अपनी रक्षा कर सकती है तो फिर आप जैसे पुलिस वाले क्या चीज है। उसी वक्त मनवा और महादेव भी सामने आ गए और ऊंची आवाज में बोले, हाँ इंस्पेक्टर साहब अगर पुजारी जी पुलिस थाने जाएंगे तो हम सब भी जाएंगे, हम सबको भी लेकर चलिए। पुजारी जी को पुलिस थाने ले जाने की बात सुनकर गांव का माहौल अचानक से बिगड़ने लगा। इंस्पेक्टर विवेक ने देखा कुछ गांव वालों के हाथ में डंडा था और कुछ लोग खाली हाथी थे, लेकिन सब चारों तरफ से घेर रहे थे। ये सब देखकर ध्रुव और विकी भी थोड़ा घबरा गए और वो लोग इंस्पेक्टर विवेक के करीब आ गए। इंस्पेक्टर विवेक को समझ में आ गया था कि इन गांव वालों के रहते हुए वो पुजारी जी को इतनी आसानी से तो नहीं ले जा पाएगा। उसने एक बार फिर से हिम्मत करके ऊंची आवाज में कहा, शांत हो जाइए सब लोग और कोई भी हमारे करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। आप लोग पुलिस के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं और आप लोग भूल रहे हैं कि हम यहाँ पर आपकी मदद के लिए हैं ताकि आगे बिंदिया जैसे किसी और मासूम की हत्या ना हो। लेकिन जैसे इंस्पेक्टर विवेक की इस बात का किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ और पीछे से आवाज आई, रहने दो इंस्पेक्टर साहब, जब आज से 25 साल पहले उस बंजारन ने इस गांव के कई लोगों को मारा तब कहाँ थी पुलिस? और आज जब वही मुसीबत हम पर फिर से आई है और पुजारी जी हमारी मदद कर रहे हैं तो आप बंजारन से बचाने की वजह पुजारी जी को पुलिस थाने ले जा रहे हैं। ये कौन सा न्याय हुआ? अन्याय है या अन्याय? इसके साथ ही गांव वाले एक साथ बोलने लगे, हाँ ये अन्याय है, अन्याय है। इंस्पेक्टर विवेक को समझ में आ गया था कि अब मामला उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए उसने आस भरी नजरों से सुमेर की तरफ देखा। सुमेर समझ गया कि अब उसे बीच में बोलना ही पड़ेगा। सुमेर ऊंची आवाज में बोला, सुनिए अगर ये सबूत हमारे पुजारी जी के खिलाफ हैं तो कोई बात नहीं, इससे ये साबित नहीं होता है कि वो कातिल है। आज परिस्थितियां हमारे खिलाफ जरूर हैं, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा हूँ और आपसे निवेदन है कि पुलिस को अपना काम करने दें, बाकी आप और हम मिलकर सब देख लेंगे। सुमेर के ऐसा कहते ही गांव वाले थोड़े शांत हो गए और जो लोग इंस्पेक्टर विवेक को चारों तरफ से घेरते हुए करीब आ रहे थे वो अब रुक गए। तब सुमेर ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आप अपना काम करिए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, परिस्थितियां जैसी आज हैं वैसी कल नहीं रहेंगी और हम ये साबित कर देंगे कि पुजारी जी का बिंदिया के कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, वो बेकसूर है। इंस्पेक्टर विवेक ने मक्का और मूर्ति को इशारा किया और दोनों ने पुजारी जी को पकड़कर जीप में बैठाया और लेकर चली गई। इधर ध्रुव, विकी, जुल्मी और छलावा सब एक साथ खड़े हुए थे। गांव का माहौल देखते हुए ध्रुव को अजीब सा लग रहा था। इस वक्त उसने यहाँ से निकलना ही ठीक समझा क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसने पुजारी जी के बारे में ऐसा कहकर गलत किया है। उसे भी यकीन नहीं था कि पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। धीरे धीरे कदमों से ध्रुव और विकी दोनों घर के अंदर जाने के लिए बढ़े। तभी गांव वालों में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ तुम लोग, तुम्हारी वजह से ही पुजारी जी जेल गए हैं। तभी पुजारी जी के दोस्त दिलीप काका ने कहा, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, जब से तुम लोग हमारे गाँव में आए हो तब से अनर्थ ही अनर्थ हो रहा है। पहले तुमने बंजारन को आजाद किया, उसके बाद बंजारन ने बिंदिया को मारा और अब पुलिस मेरे दोस्त और इस गांव के पुजारी जी को पकड़ कर ले गई। कौन बचाएगा हमें उस बंजारन से? इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। ध्रुव और विकी दोनों के कदम एकदम से रुक गए और दोनों ने पलट कर देखा। सारे गांव वाले घूर घूर कर दोनों को देख रहे थे। बगल में जुल्मी और छलावा भी खड़े हुए थे, वो दोनों उनकी तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूछना चाहते हो अब क्या करोगे। ध्रुव ने मन में सोचा, अगर मैं अभी चुप रहा इसका मतलब गांव वालों को ये लगेगा कि ये सारे इल्जाम मैंने मान लिए हैं। नहीं, मुझे इनकी बातों का जवाब देना होगा। ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और हिम्मत करके दिलीप काका की बात पर पलटकर जवाब देते हुए बोला, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मुझे पता है आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि मैं इस गांव से नहीं हूँ, लेकिन एक बात मत भूलिए, विकी इसी गांव का है।
और रही बात बिंदिया की मौत की, तो पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। विकी ने भी ध्रुव का साथ देते हुए कहा, हाँ आप लोग परेशान मत होइए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि पुजारी जी को पुलिस पकड़ कर ले जाए। हमने तो बस वो कहा जो हमने देखा था। मनवा ने आगे आते हुए गुस्से में कहा, लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं देखा कि बंजारन ने उस बिंदिया को कितनी बुरी तरह से मारा, और अब उस बंजारन से हमें कौन बचाएगा? दिलीप काका बोले, मैं तो कहता हूँ काश बंजारन अगला शिकार तुम लोगों को बनाए। दिलीप काका की बात सुन गांव के और लोग भी बोलने लगे, हाँ बंजारन इन्हीं को अपना अगला निशाना बनाए, इन्हीं को मार डाले। तभी किसी ने जोर से कहा, अरे बंजारन का क्या इंतजार करते हो, सुमेर बाबू आप कहें तो यही इनको सबक सिखा दे। गांव के और लोग भी इसी आवाज से अपनी आवाज मिलाकर जोर जोर से बोलने लगे, हाँ सबक सिखा दो सबक। ध्रुव और विक्की दोनों ने महसूस किया कि गांव का माहौल और लोग उसके खिलाफ होते जा रहे थे, और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी बुरी तरह से इस मुसीबत में फंस जाएंगे। ध्रुव ने एक बार फिर से हिम्मत की और जोर से बोला, देखिए हम लोग विज्ञान पर ज्यादा विश्वास रखते हैं, और विज्ञान के अनुसार आत्मा चुड़ैल ये सब चीजें नहीं होती हैं। देखिएगा अंत में कोई ना कोई इस गांव का ही इंसान निकलेगा जिसने बिंदिया को मारा होगा। दिलीप काका ने ध्रुव की बात पर गौर करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? इस गांव का ही कोई आदमी निकलेगा जिसने बिंदिया को मारा होगा? इसका मतलब पुलिस की तरह तुम भी ये कहना चाहते हो कि वो आदमी कोई और नहीं पुजारी जी हैं? दिलीप काका की बात सुनकर विकी ने ध्रुव के कान में कहा, भाई इस वक्त तू कुछ मत बोल, तेरी हर बात को ये लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, हमारे लिए मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। ध्रुव ने धीरे से जवाब दिया, लेकिन यार ये लोग जिस तरह से हमारे ऊपर चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कहीं हमें मारे ना। विकी ने धीरे से कहा, भाई इस वक्त अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो है सुमेर, देखा नहीं उसने पुलिस वालों की कैसे मदद की। गांव के लोग ध्रुव और विकी के एकदम करीब आ गए थे। ध्रुव और विकी दोनों छलावा और जुल्मी के पास बगल में खड़े हो गए थे। दोनों ने इंस्पेक्टर विवेक की तरह सुमेर की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। सुमेर समझ गया था कि अगर उसने अब मामले को नहीं संभाला तो गांव वाले ध्रुव और विकी के साथ कुछ गलत कर सकते हैं, इसलिए वो तुरंत ध्रुव, विकी और गांव वालों के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हो गया, पुजारी जी के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं उससे मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन अभी हमें इन शहरी लोगों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। इनका भी न्याय होगा, लेकिन इस वक्त अगर किसी को सबक सिखाने की जरूरत है तो वो है बंजारन, क्योंकि ये शहरी लोग अब इस गांव से कहीं नहीं जाने वाले हैं। मतलब जब तक हमें बंजारन से छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक मैं इन्हें गांव से तो नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। बंजारन से छुटकारा मिलने के बाद हम मिलकर इनका न्याय करेंगे। सुमेर के पीछे खड़े ध्रुव और विकी सुमेर की ये बात सुनकर हैरान रह गए। छलावा ने सुमेर से कहा, मालिक आप ये क्या कह रहे हैं, इनका कैसा न्याय होगा? सुमेर ने पलटकर ध्रुव और विकी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम भी जानते हो कि पुजारी जी ने कत्ल नहीं किया है। विकी ने जवाब में कहा, सुमेर मैं जानता हूँ पुजारी जी कातिल नहीं है और हमसे गलती हुई है, हमने जानबूझकर नहीं कहा, वो बस इत्तेफाक से ध्रुव के मुंह से निकल गया कि पुजारी उस रात वहां थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो उन्हें फंसाना चाहता है। ये कहते हुए विकी ध्रुव की तरफ देखकर उससे बोला, भाई कुछ बोलना, ऐसे चुप क्यों खड़ा है? सुमेर ने गुस्से में कहा, मैं समझता था कि बंजारन को आजाद करना तुम्हारी एक गलती हो सकती है और एक गलती सबकी माफ होती है, लेकिन जो गलती तुमने आज की है वो मेरी नजर में माफी के काबिल नहीं है, ना ही मेरी नजर में और ना ही गांव वालों की नजर में। सुमेर की इस तरह की बातों से विकी समझ गया था कि अब वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। तभी ध्रुव, जो कि लगातार सुमेर को देख रहा था, उसने एकदम से ऊंची आवाज में कहा, मैं इस गांव का नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन मुझे इस गांव और यहाँ के लोगों की चिंता है। अब मैं खुद पुजारी जी को पुलिस से बचा कर लाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। ध्रुव की बात सुनते ही विकी, छलावा और जुल्मी तीनों हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगे।